हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हम आज अपना अगला अध्याय शुरू करेंगे। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 21, दिल्ली सल्तनत। ये कब से कब तक थी? ये 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे अपना पूरा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले कौन है दिल्ली सल्तनत में? कौन आता है? ये गुलाम वंश है। इसमें 1206 से 1290 ईस्वी पर जिसने क्या ये अलग अलग वंश दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों में विभाजित थे। सबसे पहले कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। आरंभ में कुतुबी वंश को क्या दास या गुलाम का नाम दिया गया? किसको दिया गया? कुतुबी वंश को। फिर क्योंकि इस वंश के प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम। फिर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान देख लो, ये दे रखे एक। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल कब से कब तक था? राजवंश कौन सा था? गुलाम वंश था। 1206 से 1210 तक शासन किया इसने। फिर इल्तुतमिश का 1210 से 1226 ईस्वी, ये भी गुलाम वंश से था। फिर रजिया सुल्तान का 1236 से 1239 ईस्वी, गुलाम वंश। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1226 ईस्वी। फिर नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 और फिर बलबन 1265 से 1287 ईस्वी में। सबसे पहले कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा का देवता। फिर 55 से ही दास के रूप में वह निसापुर के बाजार में लाया गया। फिर आगे वहां उसे काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान पढ़ना सीख लिया, जिसके कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर है मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर आखुर शाही घुड़सवार का अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर दिया। फिर आगे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ। किस में हुआ? लाहौर में। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय बनाया। किसको? इंद्रप्रस्थ को। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देकर सुल्तान की उपाधि प्रदान की। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसका? तुर्की राज्य का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियां धारण की। अपनी दानशीलता के कारण वह पील बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, पील बख्श हाथियों का दान करने वाला। फिर इसके दरबार में हसन निजामी और कौन? फक्र मुदवीर जैसे विद्वान रहते थे। इसने कुतुबी मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद कुवत उल इस्लाम पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है, जो दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज विशलदेव
चार के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कांपया अजमेर में बनवाया। फिर 1210 में इसके 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक गंभीर रूप से घायल हो गया और जिससे परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हो गई। फिर कौन आता? आराम शाह 1210 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के अकस्मात मृत्यु के कारण मतलब अचानक उसके उत्तराधिकारी की चुनाव की समस्या को तुर्की सरदारों ने स्वयं हल किया। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का 1210 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक अक्षम और अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। फिर है दिल्ली तुर्क के सरदारों ने बंदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गया। आराम शाह भी उसकी दिल्ली आगमन की सूचना पाकर दिल्ली तक आ पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी, स्वयं सुल्तान बन गया। कब से कब तक बना ये? 1210 से 1236 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसका ये कौन था? इसका दामाद था। गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश शमसी वंश का शासक। किसका? शमसी वंश का, जिसके कारण नए वंश का नाम शमसी वंश पड़ा। क्या पड़ा? शमसी वंश। फिर है भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, इल्तुतमिश को ही माना जाता है। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश को तुर्कों की भारत विजय का स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है। उसकी गद्दी चीनी राज्याभिषेक के समय अली मर्दान खां ने स्वयं को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। फिर है दूसरी ओर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथी गुलाम कुबाचा ने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था तथा लाहौर और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक को प्रारंभ से ही इसे सर ए जहां अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? इल्तुतमिश से किया था। फिर अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में इल्तुतमिश की दृष्टि उत्तर पश्चिम पर टिकी हुई थी। उस समय ख्वारिज़्म साम्राज्य मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसकी पूर्वी सीमा सिंधु नदी तक विस्तृत थी। फिर इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर के लिए कूच किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1220 ईस्वी में ख्वारिज़्मी साम्राज्य को मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया। वस्तुतः मंगोलों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से था। जब वह साम्राज्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था तब उस समय उसकी सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर के तट तक, कैस्पियन सागर से लेकर जक्सार्टिस नदी तक फैली हुई थी। इल्तुतमिश को कुबाचा से निपटने का अवसर मिल गया तथा उसने उसे मुल्तान और उच्च से उखाड़ फेंका। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमा एक बार फिर सिंधु नदी को स्पर्श कर रही थी। बंगाल और बिहार में इवाज नामक एक व्यक्ति ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। 1226 से 27 में इवाज लखनौती के निकट इल्तुतमिश के बेटे के विरुद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली के अधीन आ गई। फिर इल्तुतमिश कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने, और राज्य को सुदृढ़ और स्थिर बनाया। इसके अतिरिक्त इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नकद वेतन के बदले क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या है? भूमि है। यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले को क्या बोलते थे? इक्तादार। फिर इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। किसका? अरबी सिक्कों का। उसने चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया और दिल्ली में टकसाल स्थापित किए थे। फिर टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? इसी को जाता है, इल्तुतमिश को। फिर आगे टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। फिर सिक्कों पर शिव का नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित होते थे।
वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 ईस्वी को स्थापित किया था। फिर क्या है, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह पहला मुस्लिम शासक बना। उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा का गठन किया जिसने इल्तुतमिश की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर इल्तुतमिश एक क्या है, न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई जिनके गले में क्या थी, घंटी लटकी हुई थी तथा जिनको बाजार कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था, बजाकर बजाकर जिनको बजाकर कोई भी न्याय मांग सकता था। फिर रणथंबोर जीतने वाला प्रथम शासक कौन था, इल्तुतमिश था। ग्वालियर विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम लिखवाया था, रजिया का। फिर इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी व अपने पुत्र की स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, किसको, इल्तुतमिश को। फिर उसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया। यह भारत का पहला मकबरा था। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। कैसा, लाल वस्त्र धारण। फिर कौन है, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में आया। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पर अपना राज्य अपनी पुत्री रजिया को सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी। इसका कारण यह था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा छोटा पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्बल और कैसा था, अक्षम, मतलब कि योग्य नहीं था। फिर तुर्क अमीर एक स्त्री को राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे। अतः अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान और अनेक अख्तादारों ने षड्यंत्र कर रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। फिर फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया परंतु वह राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सका। वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान फिरोज शाह की मां के हाथों में चली गई जो एक क्रूर महिला थी। फिर कौन आती है, रजिया आती है 1236 से 1239 ईस्वी। ग्वालियर के वापस आने पर इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। वह केवल 3 वर्ष शासन कर पाई। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया लाल वस्त्र पहनकर नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। फिर उसने शाह तुर्कान के अत्याचार व राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति व सुव्यवस्था स्थापित करेगी। फिर रजिया से तुर्क अमीर और आम जनमानस प्रभावित हो उठे। क्रुद्ध जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया तथा रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा तब उसे वे भी कैद कर लिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। कब, 1236 ईस्वी में। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। फिर मध्यकालीन महिलाएं शासिकाएं व उनका कालक्रम कौन, पहले ये रजिया सुल्तान, फिर कौन, रानी रुद्रमा 1260 से 1291, काकतीय मरम, ये देख लेना आप। फिर रजिया शासनकाल में सत्ता के लिए राजतंत्र और उन तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ जिन्हें कभी कभी तुर्क ए चहलगानी व या चालीसा दल कहा जाता था। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के सम्मान कुबा और कुला, इसको क्या बोलते हैं, कुबा को कोट और कुला को
टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन कार्य संभालती थी। फिर वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दीनशीनी का विरोध किया और उसके विरुद्ध अमीरों का विद्रोह का समर्थन किया। तुर्क अमीरों ने उस पर नारी सुलभ शील का त्याग करने और याकूत खां का नामक अबिसिनियाई अमीर पर अत्यधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया था। लाहौर सरहिंद में विद्रोह भड़क उठा। उसने स्वयं ही सेना के साथ मिलकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया। जब वह सरहिंद की ओर बढ़ रही थी तो उसी समय उसने उसके खेमे में विद्रोह भड़क उठा। याकूत खां की हत्या कर रजिया को भटिंडा में बंदी बना लिया गया। और फिर क्या, परंतु रजिया ने अपने को बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया और जिसके पश्चात रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। दिल्ली को फिर से विजय करने की एक और असफल कोशिश की। रजिया बहुत बहादुरी से लड़ी लेकिन पराजित हो गई। उन्हें भटिंडा की ओर वापस लौटना पड़ा, परंतु कैथल हरियाणा के पास 13 अक्टूबर 1240 को कुछ डाकुओं द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। फिर कौन आता है? मयूजुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी रजिया के पश्चात बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रहा। वह नाम मात्र का सुल्तान था। राज्य का वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों का दल करता था। फिर शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब मामलिकात संरक्षक का पद बनाया और उस पर एतगीन को बहाल कर दिया गया, परंतु उसकी बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी। फिर एतगीन की हत्या के पश्चात बदरुद्दीन सुंकर रूमी ने नायब के अधिकार प्राप्त कर लिए और उसने बहराम की हत्या कर षड्यंत्र रचा, परंतु वह स्वयं ही एक षड्यंत्र में मारा गया। इन हत्याओं से तुर्की अमीर भयभीत हो उठे। उन लोगों ने सुल्तान को पदच्युत करने का षड्यंत्र रचा था। 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया और तथा 13 मई 1242 को बहराम शाह की हत्या कर दी गई। फिर कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246 ईस्वी में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र व इल्तुतमिश का पौत्र था। कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह, जो एक कौन था? दुर्बल और अयोग्य व्यक्ति था। वह नाम मात्र का शासक था। उसके शासनकाल में मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब और अबू बकर को वजीर बनाया गया। फिर बलबन को हांसी का इक्ता प्रदान किया गया। शासन की वास्तविक सत्ता वजीर मुहाजुद्दीन बुद्दीन के हाथों में थी, जो तजाकिस्तान का गैर तुर्क था। धीरे धीरे बलबन सबसे प्रमुख व्यक्ति बन गया। बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया और जहां उसकी मृत्यु हो गई। फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। 10 जनवरी 1246 में युवा नसीरुद्दीन महमूद शमसी मलिकों द्वारा सुल्तान के पद पर आसीन हुआ। उसने तुर्की अमीरों की शक्ति का अनुमान लगाकर संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगना नायब बलबन के हाथों में सौंप दी। फिर नसीरुद्दीन महमूद को शासन में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मामलिकात का पद दिया। 1266 में नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई। वह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अगला शासक कौन? गयासुद्दीन बलबन बना। फिर बलबन ने कब से कब तक शासन किया? 1265 से 1287 ईस्वी। उल्गी खां नामक एक तुर्क सरदार 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। वह अपने खिताबी नाम बलबन के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध था। फिर इसने बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन राजपद की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा। गद्दी पर अपने पक्ष को मजबूत के लिए उसने घोषणा की कि वह विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। उसने अपने कुलीन रक्त का पक्ष सिद्ध करने के लिए बलबन ने खुद को तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में पेश किया।
फिर इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगार फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजतव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजतव को नियाबते खुदाई तथा राजा को क्या जिले इलाही कहा है। फिर बलबन ने मद्यपान का निषेध किया था। बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत कर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज को भारत में प्रारंभ किया था। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सजदा तथा पैबोस प्रथाएं प्रारंभ की। फिर अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने 40 दल व नायब का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया। स्वयं को राजा की परिस्थितियों से परिचित रखने के लिए गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ की। गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित की। फिर इस प्रायोजन से उसने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया। विरोधियों एवं लुटेरों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए बलबन ने रक्त और किसकी लौ की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत लुटेरों को दूर तक पीछा कर उनकी हत्या कर दी जाती थी। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। फिर है बलबन ने, ये पढ़ लिया हमने, बलबन ने बंदायु के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के गढ़ों को नष्ट कर दिया। लोगों पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शित करने के लिए बलबन ने अपने दरबार का वातावरण अत्यधिक शानो शौकत से भरा रखता था। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी में हुई। फिर बर्नी ने लिखता है कि 1286 में बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले तथा सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुन अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया तथा भूमि पर सोए। फिर कौन आता है? मोइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके अमीर पुनः सक्रिय हो उठे। उन लोगों ने खे खुसरो को मुल्तान भेज दिया तथा उसके स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान घोषित किया। कैकुबाद को सुल्तान बनाने में दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्यारोहण के समय कैकुबाद की आयु मात्र कितनी थी? 17 वर्ष की थी। उसका पालन पोषण उसके दादा बलबन के संरक्षण में हुआ था। फिर है जो आचार विचार के संबंध से अत्यंत कट्टर था, अतः वह विलासितापूर्ण जीवन से पूर्णतः दूर था। अब वह सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो गया, एक विशाल राज्य का स्वामी बन गया। इसलिए उसकी दबी हुई इच्छाएं उमड़ पड़ी और वह शराब, स्त्री प्रसंग, विलासिता के जीवन में लिप्त हो गया। फिर है उसके दरबारियों ने भी उसका अनुसरण किया क्योंकि पूर्व सुल्तान द्वारा लगाए फिर क्या है उसके दरबारियों ने उसका अनुसरण किया क्योंकि वे पूर्व सुल्तान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से ऊब गए थे। राज्य की शक्ति दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन नामक एक चरित्रहीन व्यक्ति के हाथों में चली गई। फिर कैकुबाद उसके हाथों की कठपुतली बन गया और इस परिवर्तन का लाभ उठाकर मंगोलों ने अपने नेता तैमूर खां के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया तथा आगे समाना तक बढ़ गए और कैकुबाद का पिता बुगरा खां बलबन के समय से ही बंगाल की सूबेदारी करता आया था। फिर आगे जब उसने दिल्ली से ये खबर सुनी तो एक शक्तिशाली सेना लेकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। कहा जाता है कि अपने दुर्बल पुत्रों के हाथों से गद्दी छीन लेना उसका मुख्य उद्देश्य था, किंतु एक अन्य लेखक का कहना है कि यह कैकुबाद को उचित सलाह देना चाहता था जिससे वह आमोद प्रिय जीवन त्याग कर राजकाज की ओर ध्यान देने लगे। फिर उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, 1288 ईस्वी में उसने अयोध्या के निकट घाघरा नदी के किनारे अपना डेरा जमा दिया। कैकुबाद ने भी एक बड़ी सेना लेकर उसके विरुद्ध
कूच किया। निजामुद्दीन ने पिता और पुत्र को मिलने से रोकने का प्रयत्न किया। कैकुबाद को उसने युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु बलबन के समय के कुछ स्वामी भक्त सेवकों के प्रभाव के कारण अंत में पिता पुत्र में समझौता हो गया। फिर तुर्की अमीर जो खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे, जलालुद्दीन के शत्रु थे। इसके कुछ ही समय पश्चात कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गया, इसलिए तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र को शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। क्यूमर्स का शासन कब तक रहा? 1290 ईस्वी में तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बिठाया और जलालुद्दीन उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। 3 महीने के पश्चात क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर जलालुद्दीन सुल्तान बन गया। इस प्रकार इलबरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हुई। किसकी? खिलजी वंश की। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए ये चैप्टर हमारा, ये अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।